हेलो दोस्तों, ए प्लस अकेडमी फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव और आज आपके लिए लेकर आया हूं हमारी जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है उसके आगे वाले क्वेश्चन। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो लेक्चर जरूर अटेंड करें, उससे आपके काफ़ी सारे डाउट जो है क्लियर होने वाले हैं। और इसके बाद अभी हम जो है टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन के अंदर कम से कम 50 क्वेश्चन हमारे तैयार होकर के आएंगे। हम ऑप्शन को काटना भी सीखेंगे। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो पर अगर आ ही गए हैं तो कंटिन्यू इस पर बने रहे। आपके 15 मिनट देने से हो सकता है आपके बहुत सारे जो डाउट है इसमें क्लियर हो जाए, और ऐसे कुछ टॉपिक या ऐसे कुछ टर्म्स हो जो आपको बिल्कुल आज दिन तक समझ में नहीं आई, हो सकता है वो इसमें समझ में आ जाए। तो वीडियो में जो है पूरे यानी अंत तक आप बने रहे। इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। अब ऑप्शन आपके पास आवर्ती, तरंगदैर्ध्य, आयाम या वेग, ऐसे आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश का जो रंग होता है इसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। यानी हमें पता है कि हर एक रंग की जो हमारे पास यानी नॉर्मली जो प्रकाश आता है वो श्वेत होता है, लेकिन उस 7 रंग के अंदर यानी 7 रंग उसमें विद्यमान होते हैं। ये हमने पढ़ा था वर्ण विक्षेपण के अंदर। तो यानी इन 7 के अंदर यानी सब में जो है अलग अलग तरंगदैर्ध्य है। हमें पता था सबसे ऊपर लाल था और नीचे जो है बैंगनी कलर था। तो इसका सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य था लाल कलर का और बैंगनी कलर का सबसे कम। तो यानी हर एक रंग का अपना अपना एक तरंगदैर्ध्य होता है। इसी प्रकार जो है प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है यानी तरंगदैर्ध्य से। अब कोई जो है बोलेगा सर तरंगदैर्ध्य क्या होती है? तो अगर मान लीजिए प्रकाश जो है कुछ इस प्रकार से आगे गति कर रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक लगभग ये पूरा ड्यूरेशन, ये वाला जो टाइम है, ये तरंगदैर्ध्य कहलाता है, ये वाला। आप इसमें देख रहे हैं कि इसके बाद प्रकाश ऐसे गति कर रहा है तो एक चक्कर पूरा लगा रहा है, इसके बाद आगे वापस ये यहाँ से सेम टू सेम ऐसा रिपीट हो रहा है। तो ये कहलाता है लैम्डा यानी तरंगदैर्ध्य। तो प्रकाश का जो रंग जो निर्धारित होता है वो उसके तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। यानी ये बोल रहा है कि सबसे कम यानी लैम्डा जो है सबसे कम किसकी होगी तरंगदैर्ध्य की। आपके पास ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है पीला और चौथा ऑप्शन है आपके पास बैंगनी। देखो अभी इस कंसेप्ट में मैंने बताया सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश, सबसे कम देखो तरंगदैर्ध्य इसकी होती है वोलेट यानी बैंगनी कलर। तो यानी इसमें हम बैंगनी कलर पर टिक करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरा जो लेक्चर है उस लेक्चर को अटेंड करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करें आप। काफ़ी इजी होने वाले हैं क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा है आपके पास प्रकाशीय तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन, परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। तो इसे आप समझिए। क्वेश्चन है प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। अब ये उस सिद्धांत के लिए बोल रहा है आपको कि जिस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है प्रकाशीय तंतु, यानी प्रकाशीय तंतु होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं तो आप देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत होती है या जो बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है या फिर कोई सरकारी आवास होते हैं, उनके अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर की जो है केबिन ऐसे बिछाई जाती है, केबिन जिसके अंदर है, उसी को प्रकाशीय तंतु बोलते हैं। यानी उसके अंदर ही जो अपनी सूचना है उसका आदान प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से होती है। मैंने इसका उदाहरण आपको बताया भी था पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। अगर मान लीजिए सूचना ऐसे आ रही है तो यहाँ पर ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है इस सतह पर, तो ये वापस ऐसे लौट जाती है। फिर इस वाली सतह के लिए भी ये जो कोण होता है क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो फिर वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी। तो ऐसे लगातार जो है ये ऐसे चलती रहती है। तो हमें पता है ये उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई और ऑप्शन आ जाए विवर्तन या प्रकीर्णन
या परावर्तन, तो आप उसमें से एक बार सोचें कि जो प्रकाशीय तंतु है कुछ इस प्रकार से जा रहा है, यानी जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम, यानी कि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर वापस लौट रहा है, फिर लौट रहा है, फिर लौट रहा है। तो इस प्रकार से जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। ऑप्शन है आपके पास, पहला जलवाष्प, दूसरा CO2, तीसरा हीलियम और चौथा ऑप्शन है आपके पास धूलकण। अब आप खुद सोचिए, अगर वायुमंडल में अगर जल वाष्प है और वो जल वाष्प से अगर टकरा करके बिखर रहा है प्रकाश, हमें पता है उससे तो इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष बनता है तो क्या हमें इंद्रधनुष के लिए बात कर रहा है? ये बोल रहा है प्रकीर्णन का कारण है, यानी कि वो फैल जाता है प्रकाश, तो फैलने पे तो इंद्रधनुष बनेगा। अगर ऐसा रोज होता तो इसका मतलब तो आसमान में बहुत सारे इंद्रधनुष हमें रोज दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जल वाष्प के कारण ये नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, गैस तो बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड से बिल्कुल नहीं होगा। हीलियम भी गैस है, इससे भी नहीं होगा। धूलकण, यानी कि हमारे जो ये, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर का वायुमंडल है, तो इस वायुमंडल के अंदर ये धूल के कण इस प्रकार से होते हैं। अब ये धूल के कण है, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर स्थित है। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है, इन धूल कण पे पड़ता है, तो ये ऐसे चारों ओर ऐसे बिखर जाता है, ये इस प्रकार से बिखर जाएगा। इसीलिए जो होगा इसमें धूलकण इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई इंप्रूवमेंट करना है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है, तो भी मुझे बताएं। ये सारे क्वेश्चन जो आपके PCS लेवल, SI लेवल पर आए हुए क्वेश्चन है, UPPSC के क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको जो है, इन प्रश्नों को ऐसा नहीं सोचे कि सर हमें ऐसे ही प्रश्न बना करके दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे जो क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन जो है बनाया हुआ नहीं है, क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं, वो वाले क्वेश्चन है। तो इसलिए ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, अगर ये सीरीज़ आप, तो कंटिन्यू रखें इस सीरीज़ को, ताकि आपके प्रकाश वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि थ्योरी एक बार हम क्लियर करते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना अच्छा रहता है हमारे लिए, ताकि बहुत सारे हमारे डाउट हैं वो क्लियर होते रहते हैं। फिर है क्वेश्चन अगला है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। आई वो बोल रहा है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। पहला तरंग के समान, दूसरा कण के समान, तीसरा है तरंग एवं कण दोनों, और चौथा क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि डी ब्रोगली, एक वैज्ञानिक हुए थे डी ब्रोगली, उनके अनुसार जो है प्रकाश तरंग और कण यानी दोनों ही तरीके से गति करता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि प्रकाश जो है तरंग एवं कण दोनों ही प्रकार से गति करता है। और यह सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। तो ये आप ध्यान रखें, इसमें ना तो तरंग में भी करता है लेकिन अकेले में नहीं, ना कण में, यानी कि दोनों ही तरीके से कर सकता है। इसीलिए अगर दोनों ऑप्शन है तो हम ये लगाएंगे, और अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आए और इन दोनों में से कोई एक आ जाता है तो उनमें हम टिक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें इसमें। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, तब कौन सा दर्पण होगा? थोड़ा सोचे इसे। ये बोल रहा है कि एक परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित है, तो कौन सा दर्पण होगा? कौन सा दर्पण होगा? मैंने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंदर दोनों में अंतर बताया था कि जो बीच में से उभरा हुआ है वो तो होता है उत्तल, और बीच में से वक्रित यानी धंसा हुआ है अंदर की ओर तो वो होता है अवतल। तो इस प्रकार से मैंने कुछ समझाया था आपको कि ये इस प्रकार से बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो ये उभरा हुआ तो होता है उत्तल,
और अंदर की ओर जो धंसा हुआ है ये होता है अवतल, अवतल दर्पण होता है। अब इसको याद रखने का तरीका है, हमेशा हमारा जो ये हाथ है ये बाईं ओर, यानी कि इस तरीके से इधर से प्रकाश की किरण को हमें लेना है। अगर आप इधर से ले रहे हैं तो इधर देखो बीच में से उभरा हुआ है, इसकी तुलना में बीच में से उभरा हुआ है। ये वाला जो भाग है ये पॉलिश किया हुआ भाग है कांच के पीछे, ठीक है। तो ये बीच में से यहाँ से उभरा हुआ है, इसका मतलब उभरा हुआ उत्तल होता है। यहाँ से अगर इस साइड से देखिए आप बाईं तरफ से ऐसे देखेंगे, देखो बीच में से वक्रित है, बीच में से मुड़ा हुआ है ऐसे, तो मुड़ा हुआ यानी अवतल। तो ये भी तो ये पूछ रहा है अंदर की ओर वक्रित है, देखो यहाँ से बीच में से अंदर की ओर वक्रित है, तो इसलिए इसमें अवतल दर्पण होगा। इसलिए कंफ्यूज ना रहे, इस साइड से हमें कभी नहीं देखना है, हमें सिर्फ इस साइड से देखना है हमेशा, है ना। इस विज्ञान के अंदर इसका एक नियम है कि हमेशा जो प्रकाश की किरण होती है उसको बाईं ओर से ही आपतित कराया जाता है, यानी आप प्रकाश किरण को इधर से आपतित नहीं करा सकते हैं। तो थोड़ा इस बारे में थोड़ा ध्यान रखें। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। इंद्रधनुष में कौन सा रंग का सबसे अधिक होगा? तो पहला है लाल, दूसरा है पीला, और तीसरा क्वेश्चन है नीला, और चौथा ऑप्शन है आपके पास बैंगनी। अब आप खुद सोचिए, इंद्रधनुष के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए कि आसमान में जो है पानी की बूंद है, इससे अगर ये टकराएगा प्रकाश 7 कलर में अलग बिखर जाता है, तो इसका मतलब जो ऊपर ही ऊपर रहने वाला है वो लाल कलर होता है, और सबसे नीचे नीचे रहने वाला कौन सा होता है? बैंगनी कलर होता है। मैंने प्रिज्म का उदाहरण भी लेके बताया था आपको, ऊपर ही ऊपर जो कम विक्षेपित होता है यानी कम मुड़ता है वो लाल रंग होता है, और जो सबसे अधिक मुड़ता है नीचे की ओर नीचे नीचे जो होता है बैंगनी कलर। इसीलिए इसमें कौन सा होगा? बैंगनी कलर। लाल हो नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि लाल कलर तो सबसे कम उड़ता है, सबसे कम उड़ता है, इसीलिए तो कहीं पे भी सिग्नल लाइट हो या खतरे का संकेत हो वो लाल कलर में ही उसके बनाए जाते हैं। या तो लाइट लाल होगी या रेडियम लगी होगी वो लाल होगी, ताकि वो हमें दूर से ही दिख जाए उसका, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य लाल की सबसे ज़्यादा होती है, इसकी सबसे कम, और तरंग दैर्ध्य जिसकी सबसे कम है वो क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा क्या होगा? नीचे की ओर मुड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा ये कंसेप्ट, ये बीच में होते हैं कलर, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे ऑप्शन भी अब आप काटना सीख सकते हैं। और ये तो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर उल्टा होता है, यानी कि अगर प्राथमिक इंद्रधनुष है तो ऊपर ऊपर लाल कलर होगा, नीचे वॉयलेट कलर, ये प्राथमिक यानी पहला। अगर दूसरा इंद्रधनुष है द्वितीयक इंद्रधनुष, तो उसके अंदर, आई होप ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर दूसरा जो होता है, यानी अगर दूसरा इंद्रधनुष बन रहा है तो ऊपर की ओर तो बैंगनी कलर होगा और नीचे लाल कलर होगा। तो यानी आप इसको SR से याद रख सकते हैं, सेकेंडरी रेम्बो। तो सेकेंडरी रेम्बो के अंदर जो R सेकंड पे आ रहा है, इसका मतलब सेकंड यानी नीचे की ओर, सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड, तो R से याद रख सकते हैं। यानी पहले इंद्रधनुष में ऊपर लाल, पीछे नीचे जो है बैंगनी, और दूसरे के अंदर ऊपर बैंगनी और नीचे लाल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप लगातार 2 इंद्रधनुष बनाइए और यहाँ पर RVVR, यानी ये प्राथमिक का हो गया, ये द्वितीयक का RVVR, यानी V वाला डबल आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार ऊपर ही ऊपर लाल, नीचे बैंगनी, द्वितीय के अंदर ऊपर ही ऊपर बैंगनी, नीचे लाल। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है, अगर आपको कोई टर्म्स जो है कोई आपको समझ में नहीं आती है, तो अपना कुछ एक इतना छोटा सा एक लॉजिक रखे जिससे आप उसको लंबे समय तक कुछ न कुछ याद रख सकें। वरना अगर आप ऐसे डायरेक्ट पढ़ के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है याद रहने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ अपना भी एक लॉजिक लगाते रहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, आप कोई 11th-12th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जिससे अगर 1-2 क्वेश्चन भी अगर नहीं आए तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरे जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने का तरीका सीखे। और सबसे पहले मैं तो बोल रहा हूँ, कितनी बार बोला है कि आप थ्योरी जो है उसको अच्छे से पढ़ें। अगर आपकी एक बार थ्योरी जो है क्लियर हो जाती है, उसके बाद उसी थ्योरी के ऊपर अगर 50 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपके, मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन आपके गलत होगा। और अगर आपने 50 क्वेश्चन रट रखे और आपको थ्योरी नहीं पता है तो हो सकता है उनमें से भी गलती हो जाए, और दूसरे अगर उससे घुमा फिरा गए तो बिल्कुल नहीं होने वाला आपसे। क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। देखिए, निर्वात का मतलब है यहाँ पे अंतरिक्ष, जहाँ पर कोई वायुमंडल, कोई भी गैस नहीं पाई जाती है। तो मैंने बताया था पहले ही लेक्चर के अंदर बताया था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। आपको फंसाने के लिए यहाँ पे या तो दे देगा 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, या दे देगा 3 × 10⁸ यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर दे देगा 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड।
तो आपको हमेशा ये यहाँ ध्यान रखना है, ये क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है और ये मात्रक हमेशा मीटर प्रति सेकंड ध्यान रखना है। यहाँ पे घात जो है गलत है, ये नहीं हो सकता, इसके अंदर भी घात जो है गलत है, और यहाँ पर ये नंबर तो बिल्कुल सही है लेकिन मात्रा के अंदर किलोमीटर है यहाँ पे, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये वाला जहाँ ऑप्शन आपको दिख जाए वहाँ पर आप टिक कर दीजिए। इसके बाद है कि एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा होता है। एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है आपके पास आभासी, छोटा और सीधा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास आभासी और आवर्तित, और चौथा ऑप्शन है आपके पास आवर्धित। मैंने आपको पहले बताया था कि गाड़ी के जो साइड में कांच यूज़ किया जाता है पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए, उत्तल दर्पण होता है। अब उत्तल क्यों होता है कि जो बिंब है, यानी आपकी मान लीजिए एक ट्रक है, कार है, तो उसका प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर यानी कांच के अंदर छोटा बनाएगा। तो इसका मतलब छोटा भी बना रहा है, यानी प्रतिबिंब क्या है, छोटा। अब छोटा तो है लेकिन हमें सीधा भी दिख रहा है। अब सीधा दिख रहा है और क्या वास्तविक दिख रहा है, वास्तविक नहीं है, कांच के पीछे की ओर दिख रहा है, तो आभासी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो आभासी हो गया, एक छोटा हो गया, आभासी, छोटा और सीधा। ये ऑप्शन जिसमें दिखे आप उसमें टिक करें, आभासी, छोटा और सीधा, बस यही ऑप्शन होगा। कैसे, मान लीजिए ये आपके पास एक उत्तल दर्पण है, अरे बीच में से उभरा हुआ है, देखिए यहाँ से देखने पे उत्तल दर्पण है। अगर ये कोई वस्तु है, मान लीजिए ट्रक है, कार है, तो ये हमें ऐसे छोटी दिखाई देती है इस प्रकार से। तो ये तो हो गया बिंब जो असली वाला है, और जो हमें पीछे की ओर दिखता है ये होता है प्रतिबिंब। इस कांच से जो पीछे की ओर बनता है वो तो होता है आभासी। अगर इस कांच की तरफ ही बन जाए प्रतिबिंब वो होता है वास्तविक। और इस मुख्य अक्ष के, यानी इस मुख्य अक्ष के अगर नीचे की ओर बनता है ऐसे, तो इसका मतलब ये तो उल्टा होता, लेकिन ये ऊपर की ओर बन रहा है इसीलिए क्या होगा, सीधा। बस ये कंसेप्ट आपके क्लियर है। अब कुछ भी पूछ लो आपसे, बिल्कुल आपके क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। यानी आभासी है, इसका प्रतिबिंब सीधा भी है, और देखिए इससे छोटा है, यानी ये छोटा है, तो आभासी, सीधा, छोटा, आभासी, सीधा, छोटा, तो ये वाला। और अगर आप इससे रट के चलते हैं, आभासी, सीधा, छोटा, अवतल का पूछ लेगा तो आपसे मुझे नहीं लगता वो क्वेश्चन होने वाला है। इसे बिल्कुल भी ना रटे इसे, क्योंकि रटने वाली चीज़ है नहीं, इसे कंसेप्ट से पढ़े आप। इसलिए मैंने जो दर्पण वाले जो अंतर लिखा के उत्तल और अवतल, आपसे एक बार जरूर देखें उस लेक्चर को, ताकि ऐसे जो क्वेश्चन जितने भी आराम से आपसे इजीली सॉल्व हो जाने वाले हैं। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रकाश वर्ष होता है। देखिए एक प्रकाश वर्ष बड़ा सिंपल है कि प्रकाश द्वारा जो है एक वर्ष में तय की गई जितनी दूरी होती है, एक वर्ष में जितना वो चलता है वो उसका प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है। तो हमें पता है एक प्रकाश वर्ष जो है यह एक साल में, एक साल या वर्ष में तय की गई दूरी। अब ये दूरी किसके द्वारा तय की गई है, प्रकाश के द्वारा। यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, अब देखिए इसके अंदर बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको तरंग दैर्ध्य ही याद रखना है। यानी इसकी तरंग दैर्ध्य जो है बहुत ही अत्यधिक छोटी होती है, और तरंग दैर्ध्य अगर छोटी है तो हमें पता है कि वो हमें सीधा ही दिखाई देगा कोई वस्तु। मान लीजिए अगर तरंग दैर्ध्य है इस प्रकार से, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक इस प्रकार से, तो ये हमें ऐसे मुड़ा हुआ ऐसे दिखाई देता, लेकिन हमें वो सीधा दिखता है। इसका मतलब है कि तरंग दैर्ध्य उसकी बहुत कम है। जब तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा अत्यधिक कम होगी तो इस प्रकार से जो है हमें वो सीधा ही दिखाई देगा। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जो है प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है, यानी तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हमें सेब का रंग लाल दिखाई देता है,
हमें सेब का रंग लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? देखिए, जब वस्तु का कोई भी रंग है आपको कैसे भी दिखाई देता है। मान लीजिए कि मोटरसाइकिल का रंग है, किसी मोटरसाइकिल का रंग जो है लाल दिखाई दे रहा है, किसी का काली दिखाई दे रहा है, कोई पेड़ की जो पत्तियां हैं उसका रंग हमें नीला दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम तरह की जो वस्तुओं का कलर हमें दिखाई देता है, इसका मतलब है वो वस्तु 7 रंगों में से सारे रंगों को इकट्ठा यानी कि अपने अंदर अवशोषित करी और किसी एक रंग को परावर्तित करी जो हमारी आंखों तक वापस आता है। तो इसका मतलब सेब जो क्या करता है, लाल रंग को हमारी तरफ वापस परावर्तित करता है, इसीलिए हमें वो क्या है, लाल दिखाई देता है। तो क्वेश्चन है आपके पास, हमें सेब का रंग लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है कि प्रकाश यानी सेब लाल रंग का परावर्तन करता है। यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई अगर सेब रखा हुआ है इस प्रकार से, और ये अगर सूर्य से जो किरणें आ रही है मान लीजिए इसके ऊपर ऐसे गिर रही है, जब सूर्य की किरणें गिर रही तो ये हमें पता है कि इसमें 7 रंग विद्यमान होते हैं। अब 7 में से 6 रंग तो मान लीजिए ले ली और एक रंग जो है इसको परावर्तित कर रही है, और वो रंग कौन सा है, लाल रंग। इसीलिए जो है हमारी आंख को जो कलर दिखाई देता है इसका लाल रंग होगा। तो इसीलिए कोई भी वस्तु, इसकी जगह कोई भी और वस्तु भी आ जाए और उसका रंग ऐसा दिख रहा है तो आप सिर्फ इतना ही देखना है कि वो वस्तु बाकी रंग को जो है अवशोषित करी, यानी अपने अंदर अवशोषित करी और किसी एक पर्टिकुलर कलर को जो है वापस भेज रही। अगर बोल देते हैं कि आपको पेड़ की पत्तियों का कलर अगर हरा दिखाई देता है, कारण बताइए, तो हमें कारण सिर्फ इतना ही बताना है कि पेड़ की पत्तियां सभी कलर को अवशोषित कर लेती है और हरे रंग को जो है वापस परावर्तित कर देती है, इसीलिए हमें पत्तियों का कलर हरा दिखाई देता है। अब ये बोल रहा है इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देने वाला रंग है। अब इंद्रधनुष के अंदर कौन सा रंग दिखाई देगा मध्य में? आपको काला, पीला, नीला, बैंगनी, लाल सब कुछ ऑप्शन में मिलेंगे। तो आप इसमें मैंने आपको रोय GBIV करके बताया था मैंने, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ROY रोय GBIV। आप खुद सोचिए, पहले जो लाल कलर होगा, फिर नारंगी, पीला, फिर ग्रीन यानी हरा, इसके बाद फिर आएगा ब्लू यानी नीला, इंडिगो यानी जामुनी और वॉयलेट यानी बैंगनी। आप खुद सोचिए कि 7 कलर है, 3 कलर ऊपर की ओर ये वाले हैं और 3 नीचे की ओर, तो बीच में कौन सा कलर होगा, हरा। इसलिए आपको जहाँ पे भी हरा ऑप्शन दिखाई दे आप उसे टिक कर दीजिए, आपका हरा आंसर होगा। उसमें लाल और बैंगनी दिखते ही आप उसे काट सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लाल तो ऊपर ही ऊपर होता है और बैंगनी कलर नीचे होता है, तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे कट जाएंगे। और बीच वाले यानी आपको जो है ये सीरीज याद रखनी है, ROY रोय GBIV। इसे 1-2 बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको आराम से याद हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं, आकाश का रंग होगा यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो। ये बोल रहा है, यहाँ पर जगह है, ठीक है। आकाश का रंग होगा यदि पृथ्वी पर वायुमंडल। हमें खुद को पता है कि प्रकीर्णन के कारण ही जो आकाश का रंग जो है हमें नीला दिखाई देता है। अगर आप खुद सोचिए, अगर वायुमंडल नहीं है तो कोई कण नहीं है। अब जब कोई कण नहीं है तो प्रकीर्णन कुछ भी नहीं होगा, कोई घटना ही नहीं होगी। जब कोई घटना नहीं होगी यानी वहाँ का जो क्षेत्र है हमें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा काला, यानी कि वो जो वायुमंडल उस तरह से हमें पृथ्वी का वायुमंडल नहीं है तो आकाश का जो रंग है हमें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा और अपने दोस्तों के साथ से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ। आपको लग रहा है कि वाकई क्वेश्चन जो है 15 या 20 हो रहे हैं, लेकिन 15-20 के अंदर आपके कम से कम 100 या 80 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप भी इसे करना सीखे, ऑप्शन काटना सीखे, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाने का तरीका भी सीखे। इसीलिए जो बोलता हूँ कि थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी का मतलब होता है आप एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, उससे अगर 20 या 50 या 100 क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ये आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा आपको रटना पड़ेगा। और प्लीज़ रटे नहीं, चीज़ों को समझे, जिससे आपकी साइंस बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसके साथ मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत।